Okay, now what? Example root 2, root 3, pi is an irrational number. Pi ध्यान रखना irrational number होता है, ठीक है। अगर आप में से किसी को रैशनल इरेशनल की और डिटेल चाहिए तो यूट्यूब पे 9th क्लास के अंदर लेक्चर मेरा है एक, ठीक है। वो आपको पूरा क्लियर बता देगा उसके अंदर कि रैशनल इरेशनल में क्या क्या डिफरेंसेस है, पाई क्यों इरेशनल होता है। पाई इसलिए इरेशनल होता है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये जो हम लोग यूज करते हैं 3.14, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। क्लियर और नॉट, मतलब बरसों से साइंटिस्ट ट्राई कर चुके हैं, मैथमेटिशियंस, ठीक है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं मिली है। मिलियंस ट्रिलियंस डेसिमल प्लेसेस तक आ चुकी है, लेकिन उसके आगे भी कंटिन्यू चलता रहता है। नो, सो वी यूज इट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओनली। 22/7 भी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट 2 डेसिमल डिजिट्स मैच होता है और कोई मैच नहीं होता। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, यानी कहने का मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है 0.3333, ये अपना कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है ना। क्लियर, ओके। लेकिन इसमें अपन नहीं बता सकते कि इसके आगे की डिजिट कौन सी आएगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब तक कैलकुलेट नहीं करा तब तक नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सो मोर इंपॉर्टेंटली, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू है, रूट 3 की वैल्यू है, पाई की वैल्यूज है, ये सब जो है वो नॉन रिकरिंग है, ठीक है। क्लियर, नए डिजिट्स आती रहेंगे आपके बार, उसमें बार का कोई कंसेप्ट नहीं होता, दैट इज योर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज अपना क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन irrational नंबर, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें प्रूफ जो होता है ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन से होता है। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए रूट 2 रैशनल नंबर है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 कैन बी रिटन एज p बाय q, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स नाउ, squaring on both sides, so you get 2 is equal to p square upon q square, ठीक है। this implies that p square can be written as 2q square। अब ध्यान से देखो, q square, ये जो p square है वो किसके मल्टीपल में आ रहा है, 2 स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं p square is a multiple of 2, ठीक है। ये 2 आ रहा है यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट में, तो ये p स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, q नहीं है, p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, ठीक है। ध्यान रखना, क्लियर। q तो कुछ भी हो सकता है, जैसे q स्क्वायर की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 into 1, तो कौन मल्टीपल हुआ, p स्क्वायर मल्टीपल हुआ ना 2 का, ठीक है। यहाँ पे 3 ले लिया मैंने, तो 3 to the 6 आ रहा है ये, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका p स्क्वायर मल्टीपल कहलाएगा। आप ये मत सोचना कि 2 उसके साथ q के साथ मल्टीपल आ रहा है तो q स्क्वायर का मल्टीपल ऑफ 2, no, p square is a multiple of 2. This implies that we can write p is a multiple of 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्क्वायर मल्टीपल में आ रहा है इसका मतलब वो टर्म भी मल्टीपल में आएगी, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, p is equal to 2k, k belongs to any integer, k कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो p is equal to 2k, मल्टीपल ऑफ 2 है ना हमारे पास, p अगर 2 का मल्टीपल है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, p कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 into any number, so we get now, just a minute, so p is equal to 2k, again squaring, so we will get
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब आप पीछे देखो वापस एक बार, तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 2q स्क्वायर, तो ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर और नॉट? सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, so this can be written as q square is equal to 2k square. Okay, 2k square. This implies that q square is a multiple of 2. So this implies that q is a multiple of 2. अब आप ध्यान से देखो, यहां पे हमने पिछले केस में क्या लिखा था, p is a multiple of 2, और यहां पे क्या आ रहा है, q is also a multiple of 2. ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 what can we say? From 1 and 2 we can say 2 is a factor common to what? Common to both p and q. p and q. ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पहले क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या एज्यूम कर रखा है, को प्राइम एज्यूम कर रखा है। को प्राइम का मतलब वो होता है जिनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जैसे 2 और 3 है ना, ये को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज फैक्टर कॉमन नहीं है। 4 and 5 आर को प्राइम। ठीक है, क्लियर हो ना? 4 and 15 आर को प्राइम, दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 को नहीं काउंट करना है, 1 तो सब में ही कॉमन होगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज अ फैक्टर कॉमन टू दिस। ठीक है, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने तो p और q को क्या लिया था, को प्राइम लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो assumption है वो रॉन्ग है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट और assumption is wrong। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट रूट टू, अब हमने क्या एज्यूम किया था, रूट टू इज रैशनल नंबर, अगर रॉन्ग है इसका मतलब क्या हुआ, रूट टू इज नॉट रैशनल। ठीक है, तो रूट टू इज नॉट रैशनल। अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या हुआ ये, दिस इंप्लाइज दैट रूट टू इज इरैशनल नंबर। ठीक है, देखो प्रूफ थोड़ा लंबा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि सारे क्वेश्चन में यही इसी पैटर्न पे अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, चेंज कुछ नहीं होगा, मैं एक क्वेश्चन और कंप्लीट करा के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी करो भी एक बार, फर्स्ट पेज कॉपी कर लो, फिर सेकंड पेज दे रहा हूँ। अरे ये के ई जेड का क्या मतलब हुआ? ये बिलोंग्स टू जेड बोलते हैं इसको, ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू जेड है। ये एक सिंबल होता है, एप्सिलॉन होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बिलोंग्स टू कहते हैं इसको। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हो के इज एन एनी इंटीजर, या के इज एनी नंबर, कोई सब इंटीजर हो सकता है, बिलोंग्स टू का साइन है ये। ठीक है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो है वो इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, हो गया कॉपी, अगले पेज पे है। कंप्लीटेड।
Yes, sir. डन। अगला क्वेश्चन देखो, खुद ट्राई करोगे या मैं बहुत समझाऊं एक बार और? सपोज प्रूव रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। चलिए, सेम तरीके से लेट रूट 5 is a rational number. This implies that root 5 can be written as p by q, q not equal to 0, p and q are co-prime, correct? Squaring on both sides, तो ये हमारे पास आएगा 5 is equal to p square upon what? q square. So we can write it like this, p square is equal to 5q square. पूरा सेम पैटर्न पे चलेगा, कोई चेंज नहीं होगा. This implies that p square is a multiple of 5, यानी p is a multiple of 5. p square is a multiple of 5. This implies that p is a multiple of 5. ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस. अगर ये p मल्टीपल ऑफ 5 है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं p is equal to 5k, where k belongs to what? Integers. ठीक है, ये लिखना जरूरी है. नेक्स्ट, so p is equal to what? P square is equal to 25k square. Squaring on both sides, again squaring on both sides. लेकिन हमारे पास वैल्यू है एक, ठीक है, हमारे पास है p स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर, इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो गया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर. कैंसिल आउट होगा, तो वी कैन राइट q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर. करेक्ट और नॉट? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? This implies that q square is a multiple of 5. ठीक है, this implies that q square is equal to 5. डायरेक्ट लिखा, अगर q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, ठीक है, इसका मतलब q इज अ मल्टीपल ऑफ 5. अब इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स हम लोग क्या कह सकते हैं? ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट. फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से 2 is a factor common या कॉमन फैक्टर ऑफ p and q. ठीक है, is a common factor of p and q. ठीक है, this contradicts our assumption. ठीक है Sir, 5 is a common factor आएगा ना? हाँ सॉरी, 5 2 नहीं है, 5 है यहाँ पे. ठीक है, 2 1 और 2, सॉरी, हाँ 5 is a common factor. तो this contradicts our assumption. okay,
ये लिखना जरूरी है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स। कॉन्ट्रडिक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो हमने सोचा था उसके ऑपोजिट, ठीक है, किसी भी चीज के ऑपोजिट अगर है तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। और एजम्पशन, दिस implies that रूट 5 इज नॉट रैशनल। नॉट रैशनल का मतलब क्या हुआ, इरेशनल, ठीक है। क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गया? जस्ट अ मिनट। जल्दी कॉपी करो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट समझाना। तो यस, तो कल का टेस्ट 10 o'clock टू कितने बजे तक है? मैं मैसेज कर दूंगा आपको इवनिंग में, ठीक है। 9 10 फिर 9। कल क्लास होगी क्या? हाँ, कल मॉर्निंग में क्लास है 8 o'clock, ठीक है। कल तो टॉपिक कौन से टॉपिक की? ये सेम कंटेंट। टेस्ट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो टेस्ट कैसे होगा? क्या टेस्ट 2 घंटे हो एमसीक्यू गए है, टेस्ट कैंसिल हो गए? टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट है, उस पे है गूगल फॉर्म्स पे, ठीक है। और एक बार लिनियर इक्वेशन का भी ले लोगे क्या? हाँ, तो मैंने शेड्यूल आपको ओके। सर उससे पहले का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। हो गया कॉपी सबको? ठीक है। Yes, sir. आप इस तरह से इसको रूट 7 के लिए और भी आगे चीजों के लिए आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर और नॉट? अब जब आपके, मेरे को शायद डाउटफुल लगता है कि इतने बड़े क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम के अलावा तो कोई टेस्ट में मुश्किल से पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। टेस्ट जो होगा या तो एमसीक्यू में होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, या ट्रू और फॉल्स में होगा, या बहुत छोटा, तो सर एमसीक्यू ही है सर। हाँ, या फिर बहुत शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप आंसर्स लिखोगे और पीडीएफ फाइल में भेजोगे ना, तो 50 बच्चों की फाइल्स को चेक करना इतना आसान काम नहीं है ऑन मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है। कॉपी पेपर्स पे आराम से हो जाता है, स्क्रीन पे अगर आपको चेक करके भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, तो वो भेजना और लेना दोनों ही चीजें बहुत भारी काम है इसका। तो इतने बड़े क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे, ठीक है। इसमें एक और पार्ट होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रूव दैट, ये थर्ड टाइप है, प्रूव दैट 2 + 3 √5 is an irrational number if √5 is irrational। अगर √5 irrational है तो आपको प्रूव करना है कि 2 + 3 √5 भी irrational नंबर होगा, ठीक सर है। इसमें तो सिर्फ रूट 5 को रैशनल प्रूव करके फिर लिख सकते हैं ना अगर स्टेटमेंट। आपको ये नहीं लिखा है, √5 इज इरेशनल, ये नहीं दे रखा है, तो आपको √5 को भी इरेशनल पहले प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लिख पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो ना? तो अभी तो ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, 2 + 3 √5 को हम लोग p/q ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो ना? और इसको अपन ने एज्यूम कर लिया, लेट इजी है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो 2 + 3 √5 इज इक्वल टू p/q, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम ना नेचुरल नंबर के लिए होता है, ध्यान रखना। को प्राइम नंबर्स बोला है तो नेचुरल नंबर ओनली,
ना। अब इसमें आपको क्या करना है, √5 बिल्कुल अलग करना है, बाकी चीजें उधर शिफ्ट कर देनी है। तो ये हो गया 3√5 इज इक्वल टू p बाय q माइनस 2, तो दिस कैन बी रिटन एज p माइनस 2q अपॉन q, करेक्ट और नॉट? So this can be written as √5 is equal to p minus 2q upon 3q, ठीक। now अब आगे देखो, अब p और q जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स को ऊपर नीचे लिखेंगे तो इंटीजर से फ्रैक्शन बनेगा आपका, ठीक है, दैट इज p बाय q फॉर्म, तो वो रैशनल नंबर ही होगा। सिंस p and q are natural numbers, this implies that p minus 2q minus 2q upon 3q is a rational number, क्लियर हो ना? कोई भी इंटीजर, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 3 और दूसरा नंबर लिया मैंने सपोज 5, अब मैं दोनों को ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, डिवाइड में लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्लियर हो ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं, रैशनल नंबर बन सकता है आपका, तो इरेशनल तो नहीं बनेगा ना, रैशनल नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, p minus 2q upon 3q is a rational number। अगर ये रैशनल है तो फिर सिंपल सी बात है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल ही होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट √5 is also a rational number, clear or not? Clear now, but this contradicts the fact, ठीक है, that √5 is a rational number। लेकिन फैक्ट क्या है, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या रखा है, √5 इरेशनल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और assumption is wrong, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया था, रैशनल नंबर एज्यूम किया था। दिस इंप्लाइज दैट 2 + 3√5 इज नॉट रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 3√5 इज ए रैशनल नंबर। तो पूरा थ्योरेटिकल आंसर है इसका, ठीक है, क्लियर और नॉट? कंसेप्ट समझना है, लेकिन अगर कोई बच्चा और रट के, वो अपॉन में जो होते हैं वो भी यही ऐसे ही होंगे ना, 1/2 हाँ सेम + सेम, कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन हो इसी तरीके से होगा, ठीक है, क्लियर। कॉपी करो इसे। कंप्लीटेड? चलिए अगला, फिर एक बार वो अपॉन वाला भी बता दो ना। अपॉन वाला कौन सा क्वेश्चन, कोई एग्जांपल बोलो। तो 1/2 + 3√5 को और ऐसे प्रपोज कर लेना, कोई इशू नहीं है। 1/2 + 3√5 होगा ना, इसको अपन p/q फॉर्म लिखेंगे, तो मेक इट रेसिप्रोकल नाउ।
2 + 3 √5 इज इक्वल टू Q अपॉन P हो जाएगा, और फिर सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? कोई चेंज नहीं है। P - 2 हो जाएगा 3 √5 Q - 2P अपॉन P, 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, √5 इज Q - 2P अपॉन P। नाउ सिंस ये दोनों जो हैं P एंड Q आर, वो अब सेम प्रोसेस है, आर नेचुरल नंबर्स या कोप्राइम नंबर, दिस इंप्लाइज दैट Q - 2P अपॉन 3P is rational number, clear or not? This implies that √5 is rational number, ठीक है। पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं होगा, इजी कंसेप्ट है, ओके सर। ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या था इसमें, मैंने क्या किया है, मैंने पूरे क्वेश्चन में क्या तरीके से सॉल्व किया है, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है कि रूट वाला पार्ट जो है हमारा, रूट वाला ये जो पार्ट है, ये एक तरफ रह जाए, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है ना, अगर ये एलएचएस में डाल रहा हूं मैं, तो बाकी सारी चीजें मेरी आरएचएस में आ जाए, करेक्ट और नॉट? तो मैंने पहले 2 को उधर शिफ्ट किया, फिर 3 को उधर शिफ्ट किया, तो ये करना है अपने को, ठीक है, क्लियर नॉट? तो इस जैसे रेसिप्रोकल में दे रखा है, कभी अपॉन में भी दे सकते हैं किसी भी तरीके से, तो रूट वाले पार्ट को आपको एक तरफ रखना है, और बाकी सारी चीजों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या शिफ्टिंग करके उधर शिफ्ट कर देना दूसरी तरफ, ऑपोजिट साइड में, क्लियर और नॉट? ठीक है, अगला इधर देखो जरा। अब हमारे पास HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स, ठीक है। HCF LCM निकालना आता है कि नहीं आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से सर। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवीजन मेथड आता है सर HCF, हाँ सर आता है। ठीक है, क्लियर और नॉट? तो आप प्रैक्टिस कर लेना उसको। अब मैं एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ HCF और LCM पे बेस्ड, ठीक है, क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि HCF जो होता है वो नंबर से छोटा होता है, ABC, मान लीजिए नंबर्स है हमारे पास, ये जो है ये क्या है हमारे पास, नंबर्स है, जो गिवन नंबर्स है, ओके, जिनका हम HCF निकालना चाहते हैं। सर एक बार आप HCF डिवीजन मेथड से बता दो ना। पर ये समझ लो स्लो होता है। तो HCF जो होता है वो इन तीनों से छोटा होता है, और LCM जो होता है वो इन तीनों नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। यानी कहना है अपॉन में क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि LCM इज डिविजिबल बाय A, B एंड C, ठीक है। LCM जो होगा वो A, B, C दोनों से डिविजिबल, तीनों से डिविजिबल है अलग अलग, और नंबर जो है वो HCF से डिविजिबल है वापस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा। HCF जो होता है वो ABC का फैक्टर होता है, और LCM के फैक्टर्स ABC होते हैं, ठीक है, क्लियर? छोटी चीज, छोटा नंबर होगा तो HCF, बड़ा नंबर होगा तो LCM, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि डिवीजन मेथड से HCF निकालना है, चलिए ठीक है, हम डिवीजन मेथड से HCF निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर बोलो तुम जिनका HCF फाइंड करना है। 14, 15 and 16। सर 21, 19 और 31। ये तो प्राइम नंबर्स हैं, दूसरे नंबर्स ढूंढो। चलो नेक्स्ट लिखो आप एक बार। 14, 18 and 22। मैं बता रहा हूँ, लिखो आप, लिखो। सपोज ये 3 नंबर से मुझे HCF निकालना है, ठीक है, क्लियर और नॉट? तो 3 नंबर में सबसे पहले हम 2 को चूज करेंगे जो सबसे नजदीक है, क्लियर और नॉट? इन दोनों को ले लो आप, 105, 120, तो 105 कितना बच गया? 15 बच गया। अब क्या करेंगे, ये जो 105 है इसको हम यहाँ लिखेंगे वापस, ठीक है, क्लियर और नॉट? तो फिर वाला मेथड तो हट गया ना? और लेकिन HCF के लिए आ सकता है, फाइंड HCF प्रॉपर्टीज में आ सकता है, ठीक है। मेथड इसका ऐसे नहीं है, LCM ने HCF निकालना आना चाहिए, ठीक है, क्लियर और नॉट? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के वर्ड प्रॉब्लम्स हटी, ठीक है, क्लियर और नॉट? तो इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, HCF LCM वाला टॉपिक अपने कोर्स में है तो पूछ सकते हैं, फाइंड HCF ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है,
तो एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर और नॉट? 7 5 35 से दिस इज 10 कट किया, तो लास्ट में अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है, देन लास्ट डिविजर इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। अब क्या करेंगे, अब 15 लेंगे, अब तीसरा नंबर हम लोग यूज करेंगे, अब 75, 15 5 से 75 0। अगर ये 75 से नहीं जा रहा है, सपोज यहाँ पे नंबर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लेट इट बी 85 सपोज, ठीक है, मैंने 85 लिखा है यहाँ पे, तो क्या होगा, 15 5 से 75 माइनस किया 10 आया, तो इसके बाद वापस क्या होगा, ये 15 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, दैट इज 15 1s ऑफ 15, तो 5 बचेगा, फिर वापस ये 10 यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो 5 2s 10 हो गया, तो लास्ट डिविजन में अपना 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये हमारा एचसीएफ है तीनों का। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सर एलसीएम से Yes, कैसे sir. निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से? एलसीएम तो इजी है, डिवाइड करते जाओ जब तक नहीं हो रहा है। सर तो यहाँ HCF में तीनों नंबर का ये सर HCF से एलसीएम 5 आया। एलसीएम हाँ, तीनों नंबर का एचसीएफ 5 है, सर वो LCM पर 15 का क्या होगा फिर सर? और 15 जो है वो सिर्फ फर्स्ट टू नंबर्स का एचसीएफ है। 15 इज एचसीएफ ऑफ 105 120, करेक्ट, and 5 is HCF of all the three numbers. 5 is HCF of what? 105 120 and 85। समझ में आ गया? सर यहाँ LCM पे कैसे निकलेगा? 85 को 15 से डिवाइड किया इसलिए तीनों का आ गया इसलिए। हाँ हाँ, अगर आप ये सेकंड पार्ट नहीं करोगे तो फिर सिर्फ 15 तक दोनों का ही निकलेगा। 3 का निकालना है तो ऐसे ओके ही सर। पहले फर्स्ट 2 का एचसीएफ निकाल लो, उस एचसीएफ से वापस थर्ड वाले को ट्राई करो, ठीक है। सर एलसीएम कैसे निकलेगा? हाँ, LCM निकालना है, बस डिवीजन करते रहिए आप इसमें। अगर एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो नंबर लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 10 5 1 5 5 2 10 5 4 20 5 से। अब आगे कुछ नहीं जा रहा, तो ये आपका डायरेक्ट एचसीएफ। क्लियर? तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, फाइव 10 5 1 5 5 2 10 5 4 20 5 17 3 7 21 3 8 24 17, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 4 8 17 2 2 4 17 7 here 2 1 2 7 17 7 1 7 17 17 1 जब लास्ट में जैसे 1 आ गया तीनों केस में, स्टॉप कर लीजिए, तो योर एलसीएम विल बी इक्वल टू 5 into 3 into 2 into 2 into 2 into 7 into 17। मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। क्लियर और नॉट? ठीक है, ये रीस्टार्ट हो रहा है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे अपन नेक्स्ट कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लास है आप लोगों की, अभी मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो उसमें HCF